मोतीपुर नाम के गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ के पास बहुत से नौकर काम करते थे। उस सेठ का एक ही संतान था, उसका बेटा सुजीत। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसके कारण उसका बेटा अकेले ही घर में रहता। वह अभी छोटा था, इसलिए उसका मन नहीं लगता। वो हमेशा अपने पिता से एक ही सवाल करता कि पिताजी, मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? अगर होता तो मैं भी उसके साथ खेलता, लेकिन मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं। सेठ अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। एक दिन की बात है, सेठ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर दो छोटे बच्चे आए और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हमें कोई काम दे दीजिए। आप जो काम कहेंगे हम वो करेंगे। हम दोनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। सेठ ने उनकी ओर देखा तो उन्हें उन दोनों पर दया आ गई। उन्होंने उनसे पूछा, बेटे, तुम दोनों हो कौन? तब एक ने कहा, सेठ जी, मेरा नाम रामू है और ये मेरा छोटा भाई श्यामू है। हमारी माता तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी। कुछ दिनों पहले पिता का भी देहांत हो गया। अब हम दोनों का कोई नहीं। हम इधर उधर भटक रहे हैं और भटकते भटकते 3 महीने गुजर चुके हैं। फिर उन दोनों ने सारी कहानी सेठ को सुना दिया। उन दोनों की ये कहानी सुनकर सेठ को उन दोनों पर दया आ गई। सेठ ने उन दोनों से कहा, अरे बेटे, तुम दोनों दुखी मत हो। आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो और अब हमारे साथ ही रहोगे। सेठ की ये बात सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और उस दिन से दोनों भाई सेठ के साथ उसके घर में रहने लगे। सेठ उन दोनों को भी अपने बेटे के साथ स्कूल जाने को कहा और उन्हें भी अपने बेटे की तरह प्यार किए। इसी तरह समय बीतता गया और वो तीनों जवान हो गए। एक दिन सेठ के मुंशी ने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ मुंशी जी, कहिए, क्या बात है? सेठ जी, अब तो सुजीत बाबू बड़े हो चुके हैं। हमें अब उनके योग्य कन्या ढूंढनी चाहिए। हाँ मुंशी जी, आपका सोचना एकदम उचित है। आप ऐसा करिए, आज ही जाइए और एक अच्छा सा रिश्ता हमारे बेटे के लिए ढूंढ कर लाइए। सेठ की आज्ञा पाकर मुंशी जी वहाँ से निकल पड़े। सेठ और मुंशी की बात वो दोनों भाई छिपकर सुन रहे थे और मुंशी जी को वहाँ से जाते ही आपस में बात करने लगे। अरे भैया, मुंशी जी तो सुजीत के लिए रिश्ता ढूंढने गए हैं। यदि सुजीत का विवाह हो गया तो हमें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। श्यामू, तुम तो एकदम सही कह रहे हो। कुछ न कुछ करके इस रिश्ते को तोड़ना ही होगा। भैया, हम इस रिश्ते को तोड़ेंगे तब ना, जब हम जानेंगे कि रिश्ता कहाँ तय हुआ है। चलिए मुंशी जी का पीछा करते हैं कि वो कहाँ रिश्ता तय करने जा रहे हैं। चलो। दोनों भाई छिप छिप कर मुंशी जी का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाते हैं जहां मुंशी जी गए थे और फिर से छिपकर मुंशी जी की बात सुनने लगते हैं। मुंशी जी वह जमींदार से सुजीत के बारे में बात करते हैं और इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर मुंशी जी वहाँ से सेठ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि अरे भैया, अब तो सुजीत का विवाह तय हो गया। अब हम क्या करें? तुम फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। अगले दिन रामू और श्यामू अपना रूप बदलकर उसी जमींदार के घर के पास जाकर आपस में बहस करने लगते हैं। उन दोनों की बात सुनकर जमींदार उसके पास आता है और बोलता है, अरे भाई, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक बोला, सेठ जी, ये एक ज्योतिष है,
इसने मुझसे कहा था कि मेरा गाय 2 दिन के बाद मर जाएगा और 2 दिन बाद मेरा गाय मर गया। इसकी बात सही हो गई। मुझे लगता है इसने मेरे गाय पर जादू टोना किया है। अरे नहीं भाई, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता। मैंने तो केवल तुम्हारा भविष्य बताया था। अच्छा, तुम यदि वास्तव में भविष्य बता सकते हो तो बताओ मेरे भविष्य में क्या है। रामू जमींदार का हाथ पकड़कर थोड़ी देर अपने हाथ में रखता है और कहता है, सेठ जी वैसे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपसे एक बहुत ही बड़ा पाप होने जा रहा है। पाप? लेकिन मैंने तो कोई पाप नहीं किया। सेठ जी अभी तक आपने कोई पाप नहीं किया, पर करने वाले हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं जो पागल है। अरे मूर्ख ज्योतिष, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भागो यहाँ से। वह दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उस ज्योतिष की बात जमींदार के मन में घर कर जाती है। फिर वो दोनों वही भेष में अपने सेठ के घर के बाहर आकर वही नाटक करने लगते हैं। सेठ उन दोनों की हरकत देखकर उसके पास आता है और कहता है, आप दोनों इस तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे कुछ नहीं सेठ जी, यह एक ज्योतिष है। इसने मुझसे कहा था कि 2 दिन बाद मेरा गाय मर जाएगा और 2 दिन बाद मेरा गाय सच में मर गया। मुझे लगता है इसने मेरे गाय पर जादू टोना किया है। नहीं भाई, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता। मैंने तो केवल तुम्हारा भविष्य बताया था। अगर तुम भविष्य बताते हो तो बताओ मेरे भविष्य में क्या है। रामू ने सेठ के हाथ थोड़ी देर तक अपने हाथ में पकड़ा और बोला, सेठ जी वैसे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। क्या पाप होने जा रहा है? मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझसे कोई पाप कैसे हो सकता है? सेठ जी, आपने अपने पुत्र का विवाह जिस लड़की के साथ तय किया है, वह लड़की एक चुड़ैल है। वह इंसानों का खून पीती है। यदि वह इस घर में आ गई तो सबका विनाश कर देगी। अरे मूर्ख, तुम यह क्या मूर्खता भरी बात कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। फिर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सेठ के मन में भी यह बात बैठ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सुजीत के विवाह का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से सेठ ने अपने बेटे की बारात निकाली। वह दोनों भाई आपस में बात करने लगे। अब तो सुजीत का विवाह होकर ही रहेगा। अरे नहीं भाई, नहीं होगा। मेरे पास एक उपाय है। रामू सुजीत के पास गया और एक फल खाने को दे दिया। सुजीत ने वो फल खा लिया। रामू ने उस फल में नशीली दवा मिला दिया था ताकि सुजीत का व्यवहार सामान्य न रहे और वह दोनों सुजीत को जमींदार के सामने पागल साबित कर सके। थोड़ी देर बाद बारात जमींदार के यहाँ पहुँच गई। नशीली फल खाने के बाद सुजीत का व्यवहार बदल गया। वह पागल जैसे हरकत करने लगा। यह देखकर सुजीत का ससुर गुस्सा हो गया और कहा, यह शादी नहीं होगी। मैं एक पागल लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा। सुजीत की हरकत को देखकर लड़की को संदेह हुआ। वह सोचने लगी, जरूर इसके साथ किसी ने कुछ किया है। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप यह विवाह नहीं रोक सकते। मैं अब इन्हीं से विवाह करूँगी। लेकिन बेटी, तुम एक पागल लड़के के साथ विवाह कैसे कर सकती हो? नहीं पिताजी, मैं इन्हीं से विवाह करूँगी। अपनी बेटी के जिद के आगे मजबूरन जमींदार को विवाह करना पड़ा।
शाम होने से पहले ही बारात वापस लौट गई, लेकिन कुछ समय में ही बहुत अंधेरा हो गया, जिसके कारण बारात को एक गांव में रुकना पड़ा। सेठ जी उस गांव में एक महिला के पास गए और उसे सारी बात बताई। तो वह महिला बोली, ठीक है सेठ जी, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। वहाँ सभी बाराती विश्राम करने लगे। सुजीत और वह लड़की दोनों झोपड़ी के अंदर विश्राम करने लगे। वह लड़की सोचती है, मैंने तो अपने पति के लिए कोई उपहार लिया ही नहीं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी उसके सपने में एक महिला आई और बोली, बेटी तुम बहुत ही नेक हो, तुम चिंता मत करो और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम अपने पति को एक अनमोल उपहार दे सकती हो। तुम उठो और पास वाली नदी पर जाओ। वहाँ पर तुम्हें पानी में एक इंसान मरा हुआ मिलेगा, जिसने अनमोल आभूषण पहन रखा है। तुम उस आदमी का आभूषण उतारकर अपने पति को उपहार में दे देना। इतना कहकर वो महिला गायब हो गई। तभी मीनाक्षी की आँख खुल गई। वह उठी और अपने चारों तरफ देखा, सभी लोग सो रहे थे। वह चुपके से नदी की तरफ चल पड़ी। तभी दोनों भाई उसे वहाँ से नदी की ओर जाते हुए देख लिया और वह दोनों भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। मीनाक्षी चलते चलते उसी नदी के किनारे पहुँच गई, जिसे उसने सपने में देखा था। वहाँ पर सच में एक इंसान मरा हुआ था। वह उसके पास गई और उसका आभूषण उतारकर वहाँ से चुपचाप चली आई। यह सब दोनों भाई छिपकर देख रहे थे और आपस में बात करने लगे। अरे ये तो मरे हुए इंसान के आभूषण उतार रही है, कहीं यह सच में चुड़ैल तो नहीं। चुड़ैल हो या न हो, पर हमारा काम अब और भी आसान हो गया। कैसे? चलो मेरे साथ। वह दोनों सेठ के पास आ गए और उन्हें उठाकर कहा, पिताजी हमारी भाभी एक चुड़ैल है। उसने नदी किनारे एक आदमी को मारकर उसका खून पी लिया। हमने अपनी आँखों से देखा है। तुम दोनों यह क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं पिताजी, सच कह रहे हैं। उस आदमी की लाश अभी भी नदी के किनारे है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो हमारे साथ नदी पर चलकर देख लीजिए। ये बात सुनकर सेठ उन दोनों के साथ नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर सच में एक लाश पड़ा हुआ था। अब सेठ का शक यकीन में बदल गया और सेठ को विश्वास हो गया कि उसकी बहू एक चुड़ैल है। वह तीनों फिर वहीं पर चले गए जहाँ पर सभी लोग रुके हुए थे। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और सभी वहाँ से निकल पड़े। थोड़े ही समय में सेठ के घर पर पहुँच गए। जब शाम हुई तो सेठ ने सारी कहानी अपने बेटे से बताया। तो सुजीत बोला, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम उससे पूछना कि उसके पास जो आभूषण है वो कहाँ से लाई है। ठीक है पिताजी। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास गया और उसे एक मोती की माला उपहार में दिया। फिर मीनाक्षी वह आभूषण निकालकर अपने पति को देती है तो सुजीत उससे पूछा, अरे मीनाक्षी, इतना कीमती आभूषण तुम कहाँ से लाई? तो मीनाक्षी ने कहा, यह आभूषण मुझे मेरी माँ ने दिया था। मीनाक्षी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ कि ये आभूषण तुम कहाँ से लाई हो। ये सुनकर मीनाक्षी सारी कहानी सुजीत को बता देती है। सुजीत को और भी गुस्सा आ गया
और वो बोला, थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि ये तेरी माँ ने दिया है। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम एक चुड़ैल हो। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चुड़ैल नहीं। पर सुजीत उसकी एक नहीं सुना और वो वहाँ से चला गया। मीनाक्षी अकेले रोती रह गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगे और सुजीत उसकी व्यवहार को देखकर समझ गया कि उसकी पत्नी कोई चुड़ैल नहीं है। लेकिन यह बात अपने पिता को कैसे समझाए, इसलिए वह अपनी पत्नी से छिप छिप कर मिलने लगा। एक दिन रामू और श्यामू सुजीत से पूछा, भैया आप छिप छिप कर भाभी से क्यों मिलते हैं, जबकि आप जानते हैं कि भाभी एक चुड़ैल है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी कोई चुड़ैल नहीं, वह एक साधारण स्त्री है और कुछ दिनों में तुम दोनों चाचा बनने वाले हो। लेकिन यह बात पिताजी को मत बताना। ठीक है भैया। अगले दिन सुजीत के पिता सुजीत और उन दोनों भाई को शहर जाने को कहते हैं और वो तीनों वहाँ से शहर के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वह अपने जहाज के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर दोनों भाई सुजीत से कहता है कि हमारी अनमोल पुस्तक तो घर पर ही छूट गई। आप यहीं रुकिए, हम दोनों वो पुस्तक लेकर आते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा, जल्दी ही आना। ठीक है भैया। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले आते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो सेठ जी पूछते हैं, अरे बेटा, तुम लोग वापस क्यों चले आए? पिताजी, भैया ने हम दोनों को वापस भेज दिया और कहा कि पिताजी अकेले हैं, उनका ख्याल रखना, इसलिए हम दोनों वापस आ गए। पिताजी, ये औरत चुड़ैल होने के साथ साथ एक बदचलन भी है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, कल मैंने इसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा था और ये कह रही थी कि वो कुछ दिनों में माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही सेठ को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से सीधे अपने बहू के पास गया और बहू से कहा, मैंने सुना है कि तुम कुछ दिनों में माँ बनने वाली हो। क्या ये बात सच है? मीनाक्षी बोली, हाँ पिताजी, ये सच है। क्या ये सच है? अरे तुम तो चुड़ैल के साथ साथ एक बदचलन भी है। नहीं पिताजी, ये बच्चा हमारे पति का है, किसी और का नहीं। पर सेठ मीनाक्षी की बात पर यकीन नहीं करता और मीनाक्षी को घर से बाहर निकाल देता है। मीनाक्षी रोती हुई वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ती है। इधर सुजीत उन दोनों के इंतजार में बैठा रहता है। काफ़ी समय बीतने के बाद भी वो दोनों नहीं आते तो सुजीत सोचता है शायद वो दोनों शहर जाना ही नहीं चाहता। वो अकेले ही नाव में बैठकर शहर चला जाता है। मीनाक्षी जंगल में अकेले बैठकर रोती रहती है। तभी वहाँ पर एक महिला आती और मीनाक्षी से पूछती, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मीनाक्षी उस महिला को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मीनाक्षी की कहानी सुनकर वह महिला मीनाक्षी को अपने घर ले गई। मीनाक्षी उस महिला के साथ रहने लगी। इसी तरह 3 महीने बीत गए। मीनाक्षी जंगल से लकड़ियाँ लाती और उस महिला के साथ जीवन बिताती। 3 महीने बाद जब सुजीत अपना काम खत्म करके घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। वह अपने पिता से पूछा, पिताजी, मीनाक्षी तो दिख ही नहीं रही, कहाँ गई है? अरे मीनाक्षी ने तो मेरी नाक कटवा दी। वो चुड़ैल के साथ साथ एक चरित्रहीन औरत भी है, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया।
बस कीजिए पिताजी, वो कोई चुड़ैल नहीं और न ही चरित्रहीन है। उसके पेट में मेरा ही बच्चा था। लेकिन ये सब आपसे किसने कहा पिताजी? तब सेठ ने सारी कहानी अपने बेटे को बताई। पिता की बात सुनने के बाद सुजीत ने कहा, पिताजी मैंने तो रामू श्यामू को बताया था कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। क्या? ये सुनकर सेठ दोनों दुष्ट भाई की चाल को समझ गया और रामू श्यामू को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या ये बात सच है? हाँ पिताजी, ये सच है। अरे दुष्ट, मैंने तुम दोनों को अपने बेटे की तरह पाला और तुम दोनों ने मेरा ही घर उजाड़ दिया। निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी अपना मनहूस शकल मत दिखाना। ये सुनकर वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। सुजीत और बाकी के लोग मीनाक्षी को अलग अलग दिशा में ढूंढने लगे। सुजीत भटकते भटकते उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ पर मीनाक्षी लकड़ियाँ चुन रही थी। सुजीत उसे देखकर सोचा कि ये स्त्री कौन है जो अकेले लकड़ियाँ चुन रही है। जब वह उसके पास गया तो हैरान हो गया। उसकी आँख से आंसू बहने लगे और कहा, मीनाक्षी तुम लकड़ियाँ चुन रही हो। मीनाक्षी जैसे ही देखती है कि उसका पति उसके सामने खड़ा है, वह सुजीत के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? नहीं मीनाक्षी, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मीनाक्षी को लेकर सुजीत अपने घर गया। फिर सभी परिवार हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें दूसरों की बात में इतना नहीं आना चाहिए कि हम अपना ही घर बर्बाद कर दें।